सबसे पहला सर उधर से जाना, आज मैं यही नौकरी करूंगी कि कोई भी अभी इधर से ना जाए। सो SN1 की ईज में लास्ट क्लास में मेरा ये वाला कार्बोकेटाइन का चल रहा था। कुछ क्लास के एंड में मुझे कंफ्यूजन रिसीव हुए, और वो कंफ्यूजन क्या थे, शायद मेरे बताने के तरीके में ये रह गया, इसीलिए आज मेरे को लेना जरूरी था कि मैं कार्बोकेटाइन की ईज नहीं पढ़ा रही आपको बनने की। मैं क्या पढ़ा रही हूं, कौन से एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन वाला मैकेनिज्म चूज होगा अगर उसको एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो। यानी कोई भी एल्काइल हैलाइड उठा के मैं ले आऊं और उसको एक न्यूक्लियोफाइल दूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पैसेज हैं, एक तरीका है SN1 और एक तरीका है SN2। SN2 हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम उसका सिर दर्द नहीं ले रहे, लेकिन हमने SN1 पढ़ रहे थे और अभी कंप्लीट होगा। कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 का रूट पकड़ेगा। SN1 का रूट क्या था, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। अब उसमें अगर कार्बोकेटायन बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो इस रूट को चूज करेगा, और जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, जो हम आज करेंगे, वो इस रूट को चूज करेगा। तो जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, जिसमें मेरे पास स्टेबल कार्बोकेटायन बना, वो क्या रिएक्शन होगा, SN1। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि मैं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की ईज पढ़ा रही थी, नहीं, मैं क्या पढ़ा रही थी, कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 के रास्ते को चूज करेगा। तो मैंने ये अंडरस्टूड मान लिया कि मेरी क्लास में सबको पता है कि हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं डिस्कस कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं SN1 की ईज, विच इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्लियर रहेगा आप। और अगर आप SN1 का लगा लेते हो, SN2 का अक्सर, हर जगह नहीं, अक्सर उसका रिवर्स होगा। तो जस्ट आपकी जान बचानी हो किसी क्वेश्चन में, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं DPP में भी, क्लास टेस्ट में भी, फिर आपको पता लग जाएगा ये मेथड ठीक नहीं जा रहा है या ये मेथड ठीक जा रहा है, कि मेरे को SN1 का लगा के मैं SN2 से उल्टा कर दूं, राइट। तो जैसे भी होगा धीरे धीरे आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद करिएगा। सो कमिंग बैक टू लास्ट क्लास क्वेश्चंस, 8th और 9th मैंने डिस्कस कर लिया था, बट एक बार दोबारा, ताकि हम उस टॉपिक में आ जाएं। ये 3 मैंने आपको कार्बोकेटाइन बना दिए। अब आपने जब लास्ट क्लास का टेस्ट भी देखा होगा, तो मैं कार्बोकेटाइन बना के नहीं दे रही हूं, इसीलिए ही एक कंफ्यूजन बैठ गया। मेरे को आपको क्वेश्चन कैसे देना है, ऐसे देना है, कार्बोकेटाइन बना के नहीं दूंगी। बट मैंने सोचा नोट्स में क्यों इतना झमेला करें, टीचिंग में क्यों इतना झमेला करें, सीधे क्लोरीन हटा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बात कर लूं। बट आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा, पूछने तो गनीमत है, वो भी सिलेबस है, वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन नहीं मिले होंगे लास्ट क्लास टेस्ट में, आपको मिले होंगे एल्काइल हैलाइड्स। बताइए किसमें SN1 की ईज। तो SN1 की ईज के लिए आपने क्या करना है, इसको हटा के वहीं पेंसिल से क्या बना लेना है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हटाया, पॉजिटिव चार्ज, इसको हटाया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये कार्बोकेटाइन बना, आपको ध्यान आएगा ये तो FME है, और FME से ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकेटाइन नहीं। अब अगर FME से ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको सबसे आगे रख देंगे, वो बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा। यानी कौन सा बॉन्ड, दिस बॉन्ड। सो कैन आई से इसकी ईज, सेकंड वाले की ईज सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी ईज हुई थी बात, एनीवन, लिखा हुआ लेकिन रीजन के साथ। थर्ड वाला क्यों है, उसके बाद थर्ड वाला इज सेकेंडरी। सो व्हाट, फर्स्ट वाला इज ऑल्सो सेकेंडरी। अपने आप से सवाल पूछने शुरू कर देना, ये भी मेरे को तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता दिख रहा है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक ग्रुप मौजूद है क्लोरीन, जिसका -I इफेक्ट होने की वजह से, मुझे बताइए इंडक्टिव इफेक्ट से क्या असर पड़ रहा है। यहां क्लोरीन खींच के क्या कर रहा है, क्यों बानी, पॉजिटिव चार्ज को और डीलोकलाइज और लोकलाइज कर रहा है। लोकलाइज करने की वजह से वो कार्बन अनस्टेबल, पूरी स्पीशीज अनस्टेबल, इसीलिए नॉट हैपनिंग, दोनों सेकेंडरी होते हुए भी। तो ये एग्जांपल मैंने किस लिए लिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कुछ भी करके आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से कंफ्यूज ना हो जाए एल्काइल हैलाइड। और बाकी जो लोग लेट आते हैं आदतन, वो एकोमोडेट हो पाए क्लास में कि मैं 2-3 क्वेश्चन पुराने करा लूं,
क्योंकि टाइम पे तो हमने आना, और कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए इन तीन में ईज बताइए। लाओ शाइला कोशिश करो, आर्यन कोशिश करो, सॉरिश, तीन में ईज किसकी ज्यादा? टुवर्ड्स SN1 किसकी ज्यादा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड की आप कह रहे हो सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या बना वो? एलाइलिक। सबसे कम किसकी? क्यों? विनाइलिक। अब फर्स्ट और थर्ड लगा लिया, मतलब लीस्ट और मोस्ट लगा लिया, तो ट्रेंड मुझे नहीं लिखना। यहां मेरी लास्ट क्लास हुई खत्म, राइट? एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, तो मुझे उसको लेना बहुत जरूरी था। अब आप दे रहे हैं इसके आंसर, मैं नहीं दे रही। आई एम वेटिंग फॉर 11th, जो कि पढ़ाया नहीं है, लेकिन गट फीलिंग से कौन कर पाएगा? पहले तो 10th दो। ये केसेस कॉपी में आने चाहिए, किसी जगह नहीं है इतने सारे केसेस। मोटी से मोटी किताब उठा लाओ। क्यों 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 क्यों? सिंपली बिकॉज इसके अंदर क्या बनता है? सेकेंडरी। इसके अंदर क्या बनता है? प्राइमरी। कोई टेंशन ही नहीं इसके अंदर, ये तो बहुत ईजी था। अब आ जाइए 11th पे। बिल्कुल सही। इसका मैकेनिज्म ढूंढो, कहां लिखा है? बिल्कुल सही, शायद लास्ट पॉइंट था। ढूंढिए इसका मैकेनिज्म, जो उसमें मैंने बुलेट्स लिखी मैकेनिज्म के एंड में। RI, RBr, RCl, RF। RI का बॉन्ड क्यों जल्दी टूटेगा? वेरी ऑब्वियस। तो ये सब कुछ सेम है। ये यहां पर आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलना है, यहां आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलना है, फिर भी ये बोर्ड का क्वेश्चन है और ये आपको एनसीईआरटी में बहुत मिलने वाला है। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते, मतलब ऑब्वियसली रीजन वही है जो आपने दिया, लेकिन इसके लिए अब एक टर्म यूज होगी जो अभी तक मैं कर नहीं रही थी। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? मैंने लास्ट क्लास में भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप, इसको लेके थोड़ी सी खास चीज बातचीत नहीं करी, वो आज का हिस्सा है, बहुत थोड़ी सी बात की। तो अगर कीपिंग एवरीथिंग सिमिलर, अगर बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आप किस चीज, मतलब बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मेरे को कार्बोकेटाइन में। शिफ्ट के बाद भी सेम ऐसी नहीं रही हो, कोई विड्रॉइंग, डोनेटिंग, कुछ रेजोनेंस, कोई इंडक्टिव, कुछ नहीं लगा हुआ। तो अब आखिरी में आपको किसको देखना पड़ेगा? लीवेबिलिटी। जो लिविंग ग्रुप है उसकी कैपेबिलिटी को कहते हैं लीवेबिलिटी। विच इज गुड लिविंग ग्रुप, वो अब आज का आपका टॉपिक भी आएगा, लेकिन अभी तो हम इसी बात पे करेंगे। सिंस आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए उसमें इज SN1 हो SN2 हो, दोनों में आंसर सेम होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। तो अभी तो हम SN1 पढ़ रहे हैं, SN2 में भी आपको, तभी SN2 पढ़ाने के बाद ही मैं आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी बताऊंगी। तो यहां अभी एनसीईआरटी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? व्हाई दिस हैज मोर इज बिकॉज आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा? बिल्कुल सही, फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस, ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस एप्लीकेबल है, रेजोनेंस इफेक्ट है। सो व्हाट, रेजोनेंस से क्या होता है? रेजोनेंस से ये होता है, जो लास्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा बता रही हूं, पूरा ये लोन पेयर के थ्रू एक बॉन्ड पेयर यहां पहुंचता है और इस कार्बन के खाली ऑर्बिटल को थोड़ी देर के लिए भर देता है, और वो पॉजिटिव चार्ज फाइनली किधर पहुंच जाता है? ऑक्सीजन तक। इतनी लंबी डीलोकलाइजेशन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन Cl बड़ी खुशी से टूटेगा, पीछे अच्छा कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसीलिए फर्स्ट को तो मैंने रख दिया मोस्ट पे। व्हाट अबाउट सेकंड? रेजोनेंस नहीं होगा इसके अंदर, कोई हेल्प नहीं कर रहा है डीलोकलाइजेशन में, उल्टा ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा? थोड़ा सा सही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसको कहते हैं -I इफेक्ट। ये -I इफेक्ट क्या करेगा? अपने पड़ोसी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाद डबल पार्शियल पॉजिटिव, और यहां तक अगर उसका मैसेज पहुंच पाया तो ये मांगता ही रह गया। तो कुछ ना कुछ करके कार्बन पे इसने डिमांड रख दी, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। अगला कह रहा है मैं अपने पॉजिटिव चार्ज को डील करूं और तुम भी मेरे को पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश कर रहे हो। तो पॉजिटिव चार्ज का जरा सा ही सही, नाम मात्र नेग्लिजिबल ही सही, लेकिन लोकलाइजेशन हुआ। OCH3 कंट्रीब्यूट करने के बजाय मांग रहा है, तो उसने क्या कर दिया? -I की वजह से लोकलाइज कर दिया बच्चों। किस चीज को लोकलाइज कर दिया? पॉजिटिव चार्ज को, हेंस डिस्टेबलाइज। ये कार्बोकेटाइन सबसे गया गुजरा बनेगा इन तीनों में, तो सबसे पीछे किसको रख दूं? सेकंड को।
थर्ड में ना कोई डीलोकलाइज करने वाला ना कोई लोकलाइज करने वाला, जितना हो रहा था सब में बराबर। इसमें कंट्रीब्यूट कर गया, एक हेल्प कर गया, इसमें एक धोखा दे गया, उल्टा उसको वीक कर दिया, इसमें मॉडरेट बीच में रहा। तो ये कार्बोकेटायन आया स्टेबिलिटी में बीच में, इसीलिए ये एल्काइल हैलाइड आया ईज में बीच में। क्लियर है सबको एवरीवन यहां तक? चलिए अगला 13th। मैं पूछ नहीं रही आपसे क्योंकि आपको रिकलेक्ट करने में टाइम लगेगा, बट देख के समझ आ जाना चाहिए जिसने +1 में हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिसिटी करी। जिसने नहीं करी कोई ना कोई एक क्लास में इन टॉपिक्स की जरूर रखूंगी, मैं ही रखूंगी, स्टाफ को नहीं दूंगी। सो आई विल बी प्लानिंग सून। आपके पास ये दो अगेन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स हैं। कंफ्यूजन नंबर 1 जो बहुत डोमिनेट करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप हेलोजन निकाल लोगे तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हेलोजन निकाल डाला, आप सभी इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बताएंगे कार्बोकेटायन को। क्यों? क्योंकि एलाइलिक सा दिख रहा है आपको, राइट? यहां एलाइलिक नहीं है, यहां सिंपल सेकेंडरी है और यहां पर एलाइलिक है, तो आप इसी को बताएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एसर्शन रीजन या उसकी वजह पे जब कोई क्वेश्चन आ गया तो आपसे गलती तय है। ये सब कोई सही बता लेंगे, लेकिन क्या ये एलाइलिक की वजह से स्टेबल है? नो वेज, राइट? ये एलाइलिक कार्बोकेटायन बनने की वजह से स्टेबल नहीं है। जब इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आया, Cl हट गया। मैं Cl इसलिए नहीं हटा रही कि लास्ट क्लास वाला कंफ्यूजन ना कैरी ऑन हो जाए कि तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, नहीं, इसीलिए एल्काइल लाइट बना रही हूं आज की। मैं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी नहीं पढ़ा रही, मैं हैलाइड्स की ईज पढ़ा रही हूं। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया अब रेजोनेट कर रहा है इसके साथ। अच्छा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, जिनको एरोमेटिसिटी याद नहीं है, इसकी sp2, इसकी भी sp2। जब तीनों की sp2 है तो तीनों मेरे हाथ के प्लेन में आ गए, प्लेनर। और ये जो बॉन्ड है, अगर आप देखें ये बॉन्ड इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर यहां वाला वापस मतलब पूरा घूम जाएगा। अगर आप इसको इधर भेज दोगे इधर तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा बच्चों। अगर मैं बॉन्ड इधर भेज दूंगी उठा के, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ऐसे ही ये पूरे में घूमता रहेगा पॉजिटिव चार्ज। आप चाहेंगे तो आप अलग से बना के भी देख सकते हैं कि इसकी रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे गोल 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 घूमता रहेगा, जैसे बेंजीन में घूमा। इसको कहते हैं साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। पूरा चार्ज का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। किसी भी चीज का एरोमेटिक बनने की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होने के साथ साथ उसमें जो डीलोकलाइजेशन चार्ज का है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों बातें छुपी हुई हैं एक के अंदर एक। साइक्लिक का मतलब डीलोकलाइजेशन जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस पहुंच सके पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड कंडीशन हुआ करती थी प्लेनर, यानी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन होती थी एक हकल रूल। जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बच्चे बताएंगे इसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी। इसको नहीं गिनेंगे 2। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ तो ये एरोमेटिक है। पहली 2 शर्तें भाड़ में गई, वो तो मिनिमम कंडीशन थी। उसके बाद तीसरी कंडीशन आई, n कैन बी एनी वैल्यू। आप 0 पुट करिए, आप n की जगह 1 पुट करिए, आप n की जगह 2 पुट करिए, क्या नंबर आता है? अगर n की जगह 0 पुट किया तो यानी इस ब्रैकेट की जगह 2 लिख दूं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एरोमेटिक है। अगर n की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एरोमेटिक है, इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक है। 2 पुट करूं तो 8 के बाद 8 पक्का, 10 के बाद 14। आप पुट करते जाइए ना, मेरे को बाई चांस फ्लो में याद है, जरूरी नहीं आपको याद हो। 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 आएगा। मत रटो, मत याद करो, वो तो हम घिस लिए। आपके पास ये फॉर्मूला है, आप पुट करके देखिए। यानी जहां जहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, 6 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, 10 का कंप्लीट और 14 का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मिला, वो एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक की बारी आती है लगभग, आप देखें, आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का वो उठा लीजिए ऑर्डर, FME, CPM और उसके बाद मैंने लिखवाया था
एरोमेटिक। ये टर्शरी वर्शरी बेंजाइल एलाइल सब पीछे हैं किसके? एरोमेटिक के। तो इसको एलाइल गलती से भी मत कह देना। मेरे पास इक्का दुक्का 2-3 ही एग्जाम्पल बचे हैं जिसमें मैं ये कंपैरिजन ला सकती हूँ। एक मैं यहाँ दूंगी, एक मैं आपको डीपीपी में दूंगी, एक आधा मैं जेई मेंस और एडवांस और नीट के टेस्ट के लिए रखूंगी। मैं सारे यहाँ नहीं दे सकती, अदरवाइज वो एक तो कंटेंट बढ़ जाता है, नोट्स बढ़ जाते हैं और स्पून फीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सो इसमें ईज किसकी? इसकी। उसके आगे मैंने सारा बता दिया बिकॉज ये एरोमेटिक है। तो जिसको गरज होगी, जरूरत होगी, इच्छा होगी, वो आज एनसीईआरटी खोल के +1 की सिर्फ एरोमेटिसिटी पढ़ लेगा। तो एरोमेटिसिटी पढ़ लिया आपने तो आपको एक एक चीज थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली याद आनी शुरू हो जाएगी। कंप्लीट तो नहीं आती, उसके लिए आप हमारा वेट करिए। लास्ट योटिक वाई, ये मेरा इस साल का एडिशन है। हमारा जो रेजोनेंस का इशारा हुआ है ना, मुझे इसी को पकड़ना है। ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं है कि बच्चा राइट आंसर देगा कि नहीं। मेरे 3 साल से रेगुलर ये डाउट में आता है और तीनों बार जो बच्चे फंसे हैं वो तीनों बार जो कैटेगरी बच्चे का फंसा है इसमें, वो सबने जेईई एडवांस क्लियर किया है। और ये बेवकूफियां उन बच्चों से हो रही है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकियों के लिए नहीं है, बट द पॉइंट इज ये ऐसी ऑब्वियस से मिस्टेक है जो वो भी कर रहा है, जो डीप से डीप घुसा है, जिनके चक्कर में डिटेल लाना पड़ता है। वो जो ये किया ना, मुझे वो जानना है क्या था वो। डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा किस तरह से? तो फिर तो इसको मेरे को ज्यादा लगाना चाहिए था। राइट राइट। तो ये रेजोनेंस हुआ इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो इसका क्या करूं? मतलब आगे बढ़ो, ठीक है, लगा दिया। हाँ, उससे तो बेटर है कि इसके अंदर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये एटलीस्ट कार्बन कैन हैंडल पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैन नॉट। एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई टोल्ड यू। पहली चीज, पहले तो सीएल हटाइए। सीएल हटाने के बाद रेजोनेंस होगा। मैंने तो यही एरो शेरो बना दिया क्योंकि मेरी इच्छा थी मैं आपको गलत साइड पे लेके जाऊं, बिकॉज मुझे पता है हर साल हम कहां फंसते हैं। पॉइंट इज, सबसे पहले दिमाग में मुझे क्या सोचना है? दिस। अब दोबारा सोचना शगुन, अविनाश और बाकी की क्लास। बड़ा सिंपल है लेकिन हम लोग डिफिकल्ट बना देते हैं, तो हमसे बचिए। अपनी सिंपल थॉट प्रोसेस पे आइए। हाँ जी, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? सर हाइपर कॉन्जुगेशन का तो मुझे कोई एंगल ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ना इस पे एच है ना इस पे एच है, डिस्क्वालिफाइड। अब मैं आपको बताती हूं जो दिमाग में चलता है और जो एक्चुअल होता है। आप ये रेजोनेंस दिखाओगे, वेरी ऑब्वियस। आपने दिखाई ये रेजोनेंस, तो ऑक्सीजन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, नॉट हैपनिंग। आपने ये दिखाया, इस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, स्टिल हैपनिंग। इसीलिए, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड इधर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक इन अ वे दैट जो पाई वाला है ना हिस्सा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ है। बंटवारे पहले हो चुके हैं, बॉन्ड टूटा तो इधर, तो अगर बॉन्ड टूटने पे भी आता है या शिफ्टिंग भी होती है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को और लोकलाइज करेगा। क्यों? ये तो इस पे भी पॉजिटिव दे रहा है, पड़ोसी पे। तुम उसकी छोड़ो, वो पड़ोसी को भी पॉजिटिव दे रहा है। आई नो रेजोनेंस इज अ फिनोमेना, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर आप कराओगे भी तो जो बात अविनाश ने बोली, ओ पे पॉजिटिव चार्ज, नॉट हैपनिंग। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, रेजोनेंस का इंजन कौन है? पाई बॉन्ड को शिफ्ट इधर करना है, मेरे को इधर नहीं करना। कि आप कहो मैम खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड की इच्छा किधर रहती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। तो ये रेजोनेंस इस तरफ, यानी कि जाने अनजाने ये क्या बिहेव कर गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू -R इफेक्ट। इसने उल्टा खींच लिया, इसने कार्बन को और ज्यादा पॉजिटिव में लोकलाइज कर डाला। इस वजह से इसमें ईज कम मिलेगी, इसमें ईज कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। तो प्लीज मेक श्योर ये एरो आप इस साइड बनाएं, ठीक है? मतलब
अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑल दो आपने एरो उस साइड भी बनाया था तो यू वर कमिंग टू द राइट आंसर। नो, सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर SN1। क्या देखना चाहिए? पहली चीज, जो भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उसमें SN1 की ईज उसी ऑर्डर में लगा दीजिए। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, सब कुछ सेम लग रहा है दो एल्काइल हैलाइड्स में, एक को आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रहे हो, एक को आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे रहे हो, SN1 की ईज किस में ज्यादा होगी? जहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया जा रहा है, प्रोटॉन रिलीजिंग। इसमें भी बहुत काम होगा, ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, रिएक्शंस लाए जाएंगे। पोलर प्रोटिक की आपको ढूंढने की आदत डाली जाएगी कि एकदम से कैसे याद आएगा आपको पोलर प्रोटिक, ये सारी आज ही होगी बात। तभी हेडिंग है SN1 और SN2 पढ़ के इकट्ठा करना। थर्ड एंड लास्ट, बहुत कमजोर न्यूक्लियोफाइल ले लिया आपने, जिसका अपना ही लोन पेयर गायब है, कहीं घूम रहा है रेजोनेंस की वजह से, या कहीं ऑक्यूपाइड है, या आपने बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन ले ली न्यूक्लियोफाइल की। क्योंकि RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट सीन में कब आ रहा है? जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कार्बोकेटाइन बन चुका है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोकेटाइन खुद मैनेज कर लेगा न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खींचना, क्योंकि उसकी गरज है, उसका अपना एडवांटेज है। तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। एंड आज ही ये केस लाऊंगी, ये रहा एल्काइल हैलाइड, मैंने दिया वीक न्यूक्लियोफाइल, मैंने दिया स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। वीक में क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रांग में क्या? वीक में क्या बनाओगे? कार्बोकेटाइन, फिर शिफ्ट शिफ्ट देख के प्रोडक्ट बनाओगे। स्ट्रांग में क्या बनाओगे? नो कार्बोकेटाइन। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इस पूरे को एनसीईआरटी में ढूंढना भी मत, राइट? ये बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला। अगर कोई बेस बहुत वीक है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। वीक बेस कौन होता है? जिसके पास अपना लोन पेयर खुद ही घुमा पड़ा है, किसी को डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे वीक लिगेंड्स है। वीक बेसिस कौन से होंगे? जिनका लोन पेयर इज नॉट हैप्पीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, राइट? तो कोई भी वीक बेस अगर आपको दिखता है, वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप की लिस्ट लिख लो, फिर बात करूंगी इत्मीनान से। डाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड किस ऑर्डर में? एनसीईआरटी में सिर्फ ये है। इसके बेसिस पर आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट भी दिखाई देंगे, और हमारे टेस्ट में भी दिखाई देंगे सब्जेक्टिव में, कि आयोडाइड जल्दी निकल के भागता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है, बाकी आगे पीछे ऐड हो गया। अच्छे से नोट करिए, ये हर जगह मिलता नहीं है, ये बुक्स में नहीं मिलता, मेरी बुकलेट में जरूर मिलेगा। इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं बुकलेट में, लीवेबिलिटी पे, ट्रेंड्स ऑफ लीवेबिलिटी पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लीज बुकलेट से करिएगा। आई डाउट, चाहे आपसे ईज ऑफ SN1 पूछी जाए, ईज ऑफ SN2 पूछी जाए, दोनों में ईज सिमिलरली अफेक्टेड है। मींस गुड लिविंग ग्रुप लीव्स अर्ली, तो ईज विल बी मोर। पुअर लिविंग ग्रुप लीव्स लेट, तो ईज विल बी लेट। तो अगर मैंने बाकी का सब कुछ सेम दिया, सिर्फ लिविंग ग्रुप का डिफरेंस दिया, तो लिविंग ग्रुप के डिफरेंस से आप आंसर देंगे SN1 और SN2 की ईज का। बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ उल्टा। पिछले में क्या था? यूनिमॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज दिस। बाय मॉलिक्यूलर मींस इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन की बात हो रही है, तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है, तो वो हो गया सेकेंड ऑर्डर। यानी ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। आपने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई। रिमेंबर SN1 में मैंने क्या लिखा है? लेस कॉन्सेंट्रेशन। लेस कॉन्सेंट्रेशन है तो वो किसकी तरफ धकेलेगा उसको? SN1 की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज कर ली तो रेट इसका बढ़ता जाएगा। चाहे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कंफ्यूज्ड है, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, सबसे ज्यादा समस्या आपको सेकेंडरी में आने वाली है। प्राइमरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल है। टर्शरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा तो कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबल है, बाकी चीजों को मैं बाद में देखूं। सेकेंडरी बीच में फंसने वाला है, तो वो अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो सेकेंडरी में आपको सबसे गंदे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ा दी तो वो किसकी तरफ हो लिया? SN2 की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका रेट बढ़ गया, तुमने कॉन्सेंट्रेशन डबल ट्रिपल कर दी, उसका रेट बढ़ गया, मेजर प्रोडक्ट में 70% हो गया वो। और अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन घटा दी तो वो SN2 की तरफ जाने के बजाय किधर चला जाएगा? SN1 की तरफ।
तो काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. सो SN2 इज दिस. अब इसमें SN2 पिछला क्या था, SN1. SN1 कितने स्टेप का था, 2. पहला स्टेप RDS था, दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट था. इसके अंदर कोई स्टेप्स नहीं है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है. सिंस इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस तो ये तो एलिमेंट्री भी है, इसका सारा कुछ वही बायोमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर वगैरह वगैरह बहुत इजीली मेरे लिए जस्टिफाई हो गया. वन स्टेप प्रोसेस क्या है, आपने एक न्यूक्लियोफाइल भेजा, किसको, एक एल्काइल हैलाइड को. सी मैंने कौन सा एल्काइल हैलाइड चूज किया, सेकेंडरी, चेक. और मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कायरल एल्काइल हैलाइड चूज किया, क्योंकि अब मेरी डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, धीरे धीरे मेरे को पहुंचना है स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, जो कि एनसीईआरटी का बड़ा पॉपुलर हिस्सा है. सो मुझे अब ये भी दिखाना है डैश एंड वेज क्या होता है वगैरह वगैरह. सो यहां पर ये आपके पास एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया, आप प्राइमरी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है. ये तो मैंने क्योंकि अगले टॉपिक के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है. नाउ व्हाट विल हैपन, OH नेगेटिव, रिमेंबर ओरिएंटेशन फैक्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, वहां यही एग्जांपल दिया हुआ है, BR बना रखा है, बस मैंने CL बनाया है. कि कोलिजन थ्योरी की सक्सेस इतनी आ नहीं पा रही थी कि कोलिजन थ्योरी ने कहा था जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. ठीक है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आधे अनसक्सेसफुल कोलिजन थे. क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन उल्टा हो रहा है. अगर OH इस एल्काइल हैलाइड को यहां से अटैक करेगा, विल बी हाईली रिपेल्ड. ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, आधे कोलिजन तो यूं ही डेड हो गए. यही सेम एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स में दे रखा है. OH को इधर से बैकडोर अटैक करना पड़ेगा Cl से छुप के, कि मेरे को कोई रिपेल ना करना पड़े, कोई करे नहीं, मेरे को अटैक करना है. किसको अटैक करना है, कार्बन को. क्या ये कार्बन पॉजिटिव है, यस, पोलर बॉन्ड पड़ चुके हैं. तो OH को दूसरे रास्ते से आना पड़ा, और वो दूसरा रास्ता जस्ट ऑपोजिट टू Cl होगा, ताकि वो इनबिल्ट जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको रिपेल ना कर सके. एक साथ नया बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड टूटना शुरू होगा. ये जो डैश है बिलो द प्लेन के लिए, ये जो है मैंने अलग कलर से बनाने की बजाय डॉट डॉट बना दिया. ये बॉन्ड जा रहा है लिविंग ग्रुप, ये आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. तो एक ऐसी बीच में पेंटावेलेंट हाईली एक्टिवेटेड स्टेट आई. आप अगर ध्यान दें, मैंने आपको SN1 के ग्राफ दिखाए थे, 2 पीक्स, बीच में क्या बनता था, इंटरमीडिएट. यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यहां ये रहा एल्काइल हैलाइड, इसको आया न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, ये चढ़ा पहाड़, और वो कौन सी स्टेट बनी, एक्टिवेटेड. 5 बॉन्ड कार्बन के, हाईली एक्टिवेटेड स्टेट. पॉसिबल ही नहीं है जी, एक टूट रहा है, एक बन रहा है, हाईली एक्टिवेटेड स्टेट. इमीडिएटली पहाड़ से हम नीचे आए और लिविंग ग्रुप निकल गया, Cl नेगेटिव, वो गया बाहर, और अटैकिंग ग्रुप पूरा जुड़ गया, बट उल्टी साइड से. अगर ये डेक्स्ट्रो था, आप सोचिए, मिरर इमेज की मैं बात करूं, आई नो Cl की जगह Cl नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मिरर इमेज है, लेकिन ये सेंस तो आ रहा होगा, जहां पर Cl था वो ये जगह जहां OH है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस जैसे तो हैं. एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर तेज हवा की वजह से छाता उल्टा हो गया. चेक, मिरर इमेज बनाए दोनों छाते मैंने, इसकी टेल ये और इसकी ये. वो ठीक है, OH और Cl सेम नहीं है, बट अगर मैं इसको अम्ब्रेला से लूं, इफ आई एज्यूम इट एज एन अम्ब्रेला, तो दिख रहा है अम्ब्रेला जस्ट उल्टा हुआ है, मिरर इमेज बन गई उसकी. तो अगर यहां पर ये डेक्स्ट्रो बना होगा तो ये पक्का लीवो होगा, लीवो बना होगा तो पक्का डेक्स्ट्रो होगा. इस टॉपिक को अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए नोबडी शुड आस्क मी ये क्या बता दिया, पूरी क्लास इसी पे होगी. वॉल्डेन इन्वर्जन, ये छाते वाला कॉन्सेप्ट वॉल्डेन ने दिया था, पूरा एनसीईआरटी के 2-2.5 पन्ने हैं उसमें. सो लेकिन बैक ऑफ माइंड में ध्यान रखिएगा, जब एक ही साथ अटैकिंग और लीविंग है तो उन्हें ऑपोजिट तो होना पड़ेगा. जब वो ऑपोजिट हो रहा है, तेज हवा आई तो छाते को उल्टा तो होना पड़ा, इन्वर्ट तो होगा ही होगा, राइट. तो ये मेरे पास कुछ इसकी बुलेट्स, पहले वो समझते हैं. अटैक हैज टू बी फ्रॉम ऑपोजिट साइड. पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटायन, तो नो कार्बोकेटायन तो आपका पेन ही खत्म. पिछली पूरी क्लास मेरी कार्बोकेटायन पे गई है, वो है ही नहीं इसमें सीन.
इसीलिए SN2 पढ़ाने में 10 मिनट से ऊपर नहीं लगते, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई शिफ्ट नहीं। फिर ईज कैसे डिसाइड होगी? तो एक तरीका तो ये होता है भाई SN1 की पढ़ ली, SN2 की नहीं पढ़ेंगे, सीधा उल्टा कर देंगे। दूसरा लॉजिकल तरीका, क्योंकि फंसाऊंगी अगर सिर्फ SN1 से करेंगे तो उसकी भी क्वेश्चन लाई हूँ। स्टेरिक फैक्टर्स आर डोमिनेंट डिसाइडर। आप सोचिए इस पेंटावेलेंट स्टेट में प्रॉब्लम क्या है, 5 ग्रुप एक साथ। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आए भी स्टेरिक क्राउडिंग कितनी होगी? कार्बन की हैसियत नहीं है 5 को एक साथ लेने की। अगर आप ये ग्रुप बल्कि करते जाओगे ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। टर्शरी में क्या होगा, यहां भी CH3, यहां C2H5, यहां कम से कम CH3 तो लाना पड़ेगा। H की जगह तुम CH3 ले आए, इतना बल्कि हो जाएगा, यहीं से वापस लौट जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, दरवाजा बंद। इतनी एनर्जी अर्थ पे नहीं दे सकते तुम, और ड्रास्टिक कंडीशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि इसमें सारा डिसाइडर कौन होगा? क्राउडिंग, स्टेरिक, हिंड्रेंस, हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड। तो स्टेरिक फैक्टर्स आर डोमिनेंट, इसीलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है। कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड कि आप मेरे को SN2 पे जाने दो। नो, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी अगर मेरे को टर्शरी को SN2 में लेके जाना है अगेंस्ट नेचर। तो जनरल अगर मेरे से कोई NCERT पूछे तो जनरल तो ये है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन अगर मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना हो, हिंडर्ड बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं प्राइमरी हिंडर्ड लाऊंगी आपके पास। एक तरफ प्राइमरी हिंडर्ड होगा, एक तरफ सेकेंडरी होगा। ईज सेकेंडरी में ज्यादा हो जाने वाली है, क्योंकि प्राइमरी हिंडर्ड भीड़ भाड़ वाला प्राइमरी उठा लाई। तो मेरे लिए डोमिनेंट फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? स्टेरिक फैक्टर। तो जो भी इस स्लाइड पे कराया शेयरली डेडिकेटेड टू NCERT। उसके बाद के एग्जाम्पल में मैं आपके साथ डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स ले आऊंगी। नाउ नोट इट, और अच्छे से नोट करिएगा। अगर मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट में आया गिव मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म ऐसे ही देना पड़ेगा। आई विल एक्सपेक्ट इन डैश एंड वेज, ऐसे ही देना पड़ेगा। यही बोर्ड में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब ऐसा क्या इसमें सॉल्वेंट का रोल है जो यहां मैंने लिखा नहीं है? सॉल्वेंट का रोल पिछले में क्या था? SN1 के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए था मेरे को? पोलर प्रोटिक, यानी पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो और प्रोटॉन रिलीजिंग हो। तो एसिटिक एसिड, अल्कोहल, वाटर, ये सारे वहां गए। अब जरा इसमें सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। अगली बुलेट समझेंगे और साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ये बहुत स्लो हो जाएगा अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले आए तो। यानी तुम रिएक्शन का प्रोडक्ट देने में अब तक तो देखते थे रिएक्टेंट्स, अब तुमको देखना पड़ेगा सॉल्वेंट कौन सा है, वो डिसाइड करने वाला है SN1 की SN2। और उससे प्रोडक्ट कई केसेस में बदल जाएगा, कईयों में नहीं बदलेगा। अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले आए, ये रिएक्शन तो चलने में बहुत टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होगा, वो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए बैकडोर एंट्री ढूंढ रहा है, प्रोटॉन उसको, अब देखिए अल्कोहल का प्रोटॉन ही तो है ये, प्रोटॉन उसको सराउंड करके केज लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर देगा। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए फ्री नहीं छोड़ेगा, घेर लेगा उसको। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल को किसने घेर लिया? वो जो एक्सपेक्टेड प्रोटॉन है पोलर सॉल्वेंट का, उसने जाके न्यूक्लियोफाइल को एक केज बना के घेर लिया कि बेटा आप जा अटैक करने, नहीं जा पाएगा। तो रेट बहुत स्लो हो गया, ईज बहुत स्लो हो गई। SN2 का रास्ता तो तुमने बंद कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को घेर लिया, अटैक करने वाले को ही घेर लिया आपने, तो फिर अटैक कहाँ हुआ? तो इसीलिए आप प्रोटिक सॉल्वेंट तो नहीं उठा सकते। एसर्शन रीजन में काफी बार देखा गया ये क्वेश्चन कि ऐसी क्या वजह है, राइट? तो वजह आनी बहुत जरूरी है, बड़े नॉर्मल इजी क्वेश्चंस में माना जाता है ये। तो फिर लाएं क्या नॉन पोलर ले आए? नहीं, वहां भी जान नहीं छोड़ी मेरी, तो चाहिए तो पोलर ही। तो अब समझिए, अगर ऊपर की इंफॉर्मेशन लिख ली तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, वो खुद लिखना होगा कि फिर मैं लेके क्या आऊं। इतना तो पता चल गया, प्रोटिक तो नहीं ला सकती, तो फिर क्या मैं नॉन पोलर उठा लूं? बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, इस तरह के जो भी मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उठा के ले चलती हूँ। चाहिए पोलर ही, आई नीड पोलर। क्यों पोलर चाहिए? क्योंकि अगर आप पोलर सॉल्वेंट नहीं लोगे तो आपने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए अमोनिया चूज कर रखा है, उसका ये ब्रेक कैसे होगा?
हाउ विल दिस ब्रेक? लास्ट क्लास में आपने, चाहे मैं KCN दे रही हूँ, AgCN दे रही हूँ, KNO2 दे रही हूँ, AgNO2 दे रही हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो मर्जी एजेंट लाके मैं दे रही थी, उसका चुपचाप मैंने आपको क्या कहा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अलग कर लो। वो कौन कर रहा है आके? पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अमोनिया के H पॉजिटिव को बाहर धक्का देके न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है। अगर तुम पोलर नहीं लाए तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बनेगा, बैठे रहो, होना ही नहीं, रिएक्शन खत्म। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए पोलर तो चाहिए, लेकिन तुम प्रोटिक नहीं ला सकते, तो अब मैं ऐसा पोलर सॉल्वेंट ढूंढूंगी जिसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन ना हो तो उसको यूज करेंगे, केज ना बन सके। एग्जाम्पल CH3CN, कोई प्रोटॉन नहीं है। DMSO, डाई मिथाइल सल्फ्यूराइल ऑक्साइड, ये रहा। DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये 3 ब्लू कलर से लिखे हुए सॉल्वेंट हैं जो पोलर होने के साथ साथ एप्रोटिक हैं। नाउ नोट डाउन। जाते हैं कंपैरिजन। देखना है जरूरत लिखने की या चलेगा? पढ़ो सारे फैक्ट्स जो अब तक पढ़ाया उसको समेट के अब सीधे क्वेश्चंस पे उतर रही हूँ। में कार्बोकैटायन, एक में क्राउडेड पेंटावेलेंट, इसमें शिफ्ट्स और रीअरेंजमेंट्स होंगे, इसमें नहीं, इसमें टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। गलती से एक बहुत आसान क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया, SN1 और SN2 को डिफ्रेंशिएट करो, पहले तो मैकेनिज्म दोगे, उसके बाद ये लाइन खींच के दोगे, राइट? इसका मतलब ये है कि आपको नंबर तो मैकेनिज्म के मिलने हैं, ये तो फिनिशिंग टच में आएगा कि इसमें ईज क्या, इसमें क्या, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और नॉन पोलर वीकली पोलर भी कभी कभी लिए जा सकते हैं। दिस इज न्यू कि अगर नॉन पोलर या वीकली पोलर भी ले लिए तो भी ये साइड पे काम चल सकता है, बट यहां तो प्रोटिक ही चाहिए पोलर के साथ। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुई तो इधर शिफ्ट होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन हुई इधर होगा, वीक और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। ये सारी बात हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई भी फैक्टर आपको दिखता है जो आपने पहले नहीं लिखा, सुना या एकदम से याद नहीं आ रहा लास्ट क्लास के बाद, इसका मतलब वो फैक्टर आपके लिखने के लिए। और जो बड़े ऑब्वियस हैं कि पता है इसमें क्राउडेड है, इसमें पेंटावेलेंट है, इसमें ईज क्या है, वो आपके लिखने के लिए नहीं है। अननेसेसरी नोट्स को लंबा नहीं करना। जो चीज आपको लगता है आपसे चूक गई पिछली एक क्लास में, दैट शुड बी रिटन इन योर नोट्स कॉपी। जो एक बारी में आ जाती है वो जल्दी भूलते नहीं है, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बता देगी। सो ऑल इन ऑल अब मेरे को ईज ढूंढने के लिए इन 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं आंसर दूं प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट और ईज, आई नीड टू कीप दीज 6 थिंग्स इन माई माइंड। डन? अब फाइट शुरू होती है SN1 वर्सेस SN2। देखिए आज जो भी मैं सेटल कराऊंगी केस, वो SN1 वर्सेस SN2 कराऊंगी। अगली क्लास में एक और वर्सेस आ जाएगा, राइट? अगली क्लास में आपके पास अभी नहीं, एलिमिनेशन आ जाएगा, और अगली क्लास पूरी उस हिसाब से चल पाई जैसे मैंने सोचनी है। अगली माने जो भी आपको, जिस दिन भी मैं ये टॉपिक लूंगी, ये पहुंचने वाला है, ठीक है? एक पूरा टेबल देंगे, SN1, SN2, E1, E2, क्या क्या कॉम्बिनेशन है और कौन सा रिएक्शन चलेगा, राइट? तो उस हिसाब से आज जो भी कमेंट होगा, आज जो भी आंसर होगा, वो सिर्फ SN1 और SN2 के बीच की फाइट के लिए होगा। उसमें से कुछ स्टेटमेंट E1 के आते ही बदली जा सकती है कि हमें तो पता ही नहीं था मेजर ये बनना है, हम तो ये सोच रहे थे। क्योंकि जब मैं आपसे पूछती हूं SN1 और SN2 के बीच का कंपटीशन बताइए, इस फलाने केस में कौन जीतेगा, तो आपका आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। लेकिन जब मैं तीसरा ले आऊंगी तो शायद आपका आंसर तीसरा हो जाए, वो तीसरा आज नहीं ला सकती, राइट? तो उस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ट्रबलसम केस ले आई मैं सेकेंडरी, क्योंकि उसके अलावा आप मेरे पास कोई डाउट भी नहीं लाने वाले। इतना आपका फोकस बता देता है मेरे को क्लास में कि क्लास प्राइमरी टर्शरी में मेरे पास आने भी नहीं वाली। आप लोग आओगे सेकेंडरी में, दोनों केसेस में वो बीच में है। मैं उस पर SN1 डालूं कि SN2, मान लो सब सेम दे रखा है, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा, वो फर्क बता रही हूं। अगर मेरे को सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ तुम पुअर न्यूक्लियोफाइल पकड़ा दो, अब पुअर न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानूं? हमें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आती नहीं, 11th में आपने कराई थी, हम तो भूल गए। आपने कहा था पढ़ के आओ, हम तो पढ़ के भी नहीं आए, ना कोई लेक्चर देखा, ना पुराने नोट्स देखे।
तो अब तो आज का टॉपिक गया, आज का टेस्ट भी गया, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं पढ़ रहे घर जाके, पहले दिन बोला था करके आना। अगर कोई मेरे से पूछे भाई नहीं पढ़ के आए तो नॉलेज तो है, सोच तो सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल? दोनों अटैकिंग है, दोनों पे पेयर है, सब कुछ है। OH, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू न्यूट्रल लोन पेयर्स। सिमिलरली इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? तो ये दोनों साइड दिख रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग होंगी, ये दोनों क्या होंगे? वीक होंगे। तो अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल आपको दिया H2O, ROH और किसको सेकेंडरी अल्काइलाइड, जो दोनों साइड पलट सकता है, मन आया प्राइमरी में, मन आया SN1 में घुस जाएगा, मन आया SN2 में घुस जाएगा। तो उसका मन टटोलने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा? भाई अटैक कौन कर रहा है उसको देखो, ये दोनों साइड बराबर बटा हुआ है। तो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल पुअर है, तो मेरी क्लास बताए पुअर न्यूक्लियोफाइल या वीक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन फेवरेबल था? SN1। ये न्यूक्लियोफाइल इतना आलसी है, जब तक पहुंचेगा वो कहेगा मैं अपना कार्बोकेटाइन ही बना लेता हूं, तेरे भरोसे तो रिएक्शन नहीं होना, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज वीक। जैसे ही कार्बोकेटाइन बन गया, फिर कार्बोकेटाइन विल टेक द लीड और वो न्यूक्लियोफाइल अपने आप जनरेट कर लेगा, उस पर अटैक कर लेगा। और अगर मैंने यहां पर एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया जो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं यहां पर बता चुकी हूं पुअर, तो उसके अगेंस्ट यहां स्ट्रॉन्ग लिखने का सेंस नहीं है, वो तो आप पकड़ ही लोगे। मैंने लिखा वीक बेस। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक बेस है, वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ वीक बेस, दोनों कंडीशन मिल गई, दोनों में से एक भी मिल गई, तो वो किसकी तरफ भागेगा? SN2। आई नो अभी आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है वीक बेस कौन सा। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग और वीक थोड़ी सी मैंने आपको नॉलेज दी, तो आप कुछ हद तक पकड़ लोगे। अब आप मुझे ये बताइए न्यूक्लियोफाइल कैसा है, कैसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो तो आपने ढूंढने की कोशिश कर ली। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल एक वीक बेस है, अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होना चाहिए? एनीवन? न्यूक्लियोफाइल है मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है। वीक बेस का मतलब, ये सबसे डीप स्लाइड है, अगर SN1 SN2 में कोई बात करे। सबसे ज्यादा डाउट्स इसी के आने, अगर आपने हिमांशु पांडे MS चौहान कर ली, जो नहीं कर रहे इसलिए मैं पहले ही करा रही हूं। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बट क्या ये वीक बेस है? यस, ये इतना बड़ा फुटबॉल है, इसका नेगेटिव चार्ज गया फैल। अब इसका नेगेटिव चार्ज फैल गया, बेस क्या होता है? बेस होता है वो अपना लोन पेयर किसी प्रोटॉन को दे सके, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? किसी को भी दे सके। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक फर्क है, न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, इफ इट इज यूज्ड इन अटैकिंग समबडी, एनीबडी, इट इज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज जो भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है या लोन पेयर, वो H को ही सिर्फ दिया जा सके, H उसके पास आए बॉन्ड बनाने, उसको कहते हैं बेस। इसका नेगेटिव चार्ज अपना ही घुमा पड़ा है, ठीक है, इसको मोह माया खास है नहीं, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। और आपको याद हो लिवेबिलिटी वाली साइड पे क्या लिखा है? पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, इट इज पुअर बेस। और यहां मैंने क्या लिखना है? वीक बेस। तो धीरे धीरे आपको अब क्लैरिटी आएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक साथ नहीं आएगी। आज सिर्फ एक झलक दी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे ढूंढोगे और पुअर बेस कैसे ढूंढोगे। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल एक पुअर बेस मिला, आप आंख बंद करके क्या देंगे? SN2 मैकेनिज्म। फाइट विल कम ओनली इन सेकेंडरी, प्राइमरी टर्शरी में आपको फाइट नहीं मिलने वाली। नोट करिए क्विक इसको, ये का तो नहीं पूछा मैंने। आप देखिएगा आपकी ट्रबल है सेकेंडरी, तो मैक्सिमम केस उठा के लाऊंगी सेकेंडरी के। ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जैसे ये निकलेगा, मुझे पता है कार्बोकेटाइन ये बनेगा, बट मेरे को तो ये पता ही नहीं SN1 होना है, मैं कैसे कार्बोकेटाइन बना लूं भाई? अब मैंने दोनों मैकेनिज्म पढ़ लिए, लास्ट क्लास तक तो टेंशन ही नहीं थी कार्बोकेटाइन बनाना है, अब ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने लिख के दिया, मेरे को बताओ जी इसमें SN1 होगा नहीं होगा, तब आप बताओगे कि हाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है। लेकिन क्या वाकई में इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा? कैसे डिसाइड करूं? सेकेंडरी के लिए मेरे पास कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, दोनों साइड कंफ्यूज्ड है ये। तो मुझे क्या करना है? अब मेरे को देखना पड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल, या देखना पड़ेगा
जो न्यूक्लियोफाइल नहीं समझ आया तो बेस कुछ तो देखना पड़ेगा, या सॉल्वेंट दे दो भाई, प्रोटिक है कि ए प्रोटिक है। सॉल्वेंट यहां आपको अभी दिखाती हूं मैं कैसे दिया, लेकिन उससे पहले मैं किसको देखूंगी, न्यूक्लियोफाइल। मॉइस्ट Ag2O, रिमेंबर मॉइस्ट Ag2O, दिखाओ क्या प्रोडक्ट बना था उससे जिस दिन मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कराया। मॉइस्ट Ag2, बिना पन्ने पलटे भी बता सकते हैं, OH। क्या बना था उसमें बच्चों, OH। मॉइस्ट Ag2O मींस क्या सप्लाई करता है, OH। मॉइस्ट देख लिया तो ड्राई भी देख लो यार, O के आसपास ईथर, पढ़ा लिखी की तरह बात करनी है ना मेरे को, एक में अल्कोहल बना एक में ईथर। मॉइस्ट Ag2O में पहले तो मेरे को ये पता चले बनता क्या है न्यूक्लियोफाइल। आप कहोगे OH, नहीं, अगर OH न्यूक्लियोफाइल बन रहा होता तो मैं NaOH देती, मैं Ag2O नहीं देती। क्या मेरी क्लास ये जानती है एक्वस NaOH दोगे, एक्वस, एक्वस माने ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, फटाक से ये बना लेगा, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और इसकी देखो मतलब ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां से लाऊं, ये तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहां पर NaOH नहीं बन रहा, Ag2O और वाटर मॉइस्ट, मतलब क्या बन रहा है, AgOH। एनी कमेंट अबाउट इट्स बॉन्ड फिशन फ्रॉम लास्ट क्लास, कोवेलेंट। Ag के लिए आपको इस बात के लिए हम तैयार करके लाए कि सिल्वर कोवेलेंट बनाता है। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो वाटर में जाके ब्रेक नहीं होगा, पोलर है लेकिन ये वाटर में जाके ब्रेक नहीं होगा, इसको जुड़े जुड़े अटैक करना पड़ेगा। एक साइड तो इसकी ब्लॉक्ड है भाई, बात कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में, इसको जुड़े जुड़े इस पे अटैक करना होगा। तो ये क्या हुआ फिर, ये तो पुअर न्यूक्लियोफाइल रिलीज कर रहा है। तो मुझे बताएं पुअर न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, SN1 की SN2, SN1। SN2 के लिए इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए कि वो दमखम रखता है कि तुम मत बनाओ कार्बोकेटाइन, मत तोड़ो अपना बॉन्ड, मैं बैकडोर एंट्री करके तोड़ने पे मजबूर कर दूंगा पेंटावेलेंट स्टेट बना के। तो यहां पर पुअर न्यूक्लियोफाइल, आई हैव नो रोल टू प्ले, प्लीज डू दी ऑनर्स। तब जाके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल पे उम्मीद छोड़ी और अपना खुद बनाया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा बना, सेकेंडरी। फिर देखा शिफ्ट है, फिर क्या बनाया, टर्शरी। टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के बाद नाउ दिस कार्बोकेटाइन विल मेक श्योर AgOH से OH तो मैं निकाल लूंगा, इस AgOH से OH निकला एंड माय रिजल्ट इज दिस, नोट दिस। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बता देगा कि देखना कैसे होता है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन अमॉन्ग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मॉइस्ट Ag2O। और मॉइस्ट Ag2O NCERT में दे रखा है, कहीं बाहर से नहीं ला रही मैं, ड्राई और मॉइस्ट। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता। हाँ जी, मेरे को मेरे ख्याल से क्लास बताए क्या लिखा है प्लस माइनस। डेक्स्ट्रो के लिए मैं क्या बोलती हूँ, प्लस। लीवो के लिए क्या बोला जाता है, माइनस। तो प्लस माइनस का इशारा क्या है, अभी आज नहीं जाते इस पे, स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जाएंगे अक्षिता, सिर्फ लिख लो, करवाती हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ सबने पकड़ लिया, सॉल्वेंट चेंज द गेम। दोनों साइड न्यूक्लियोफाइल दिया है, दोनों साइड ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल दिया है, बट सॉल्वेंट प्लेड द मेजर रोल और उसने डिसाइड कर दिया। तो मैंने मेन प्रोडक्ट भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चे खुद लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर SN2 होना है बच्चों, SN2 होना है तो क्या होगा, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेज। पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, छतरी उल्टी हो जाती है, जो चीज अबाउ द प्लेन थी उसको बाहर धक्का दिया और उल्टी साइड से कौन आया, बिलो द प्लेन से कौन आया, OH। तो अगर थोड़ी भी मेरे साथ सिन एंटी स्टीरियो पड़ी है, समझ आई हो, तो OH ऐसे लगाएंगे आप, छाता उल्टा होना ये है, जो चीज अबाउ द प्लेन थी वो चीज बिलो द प्लेन हो गई, तो OH मेरे को BR से ऑपोजिट ओरिएंटेशन में लगाना पड़ा। एनीवेज, अब आ जाते हैं इस वाले पे, जो रिंग एक्सपेंशन की कोशिश करी मैंने कि अब नहीं कराऊंगी तो कब कराऊंगी। एक दूसरे को समझाना छोड़ो, ये बहुत मुश्किल चीज है, टाइम लगेगा, एक झटके में नहीं आएगी।
अब मैंने जैसे ही देखा ये मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन में बहुत बड़ा चांस है कि वो क्या शो करेगा, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 किसको चूज करेगा, SN1। ये सारा कंफ्यूजन ना सेकेंडरी तक चल रहा था। टर्शरी में ऑफ कोर्स आई नीड प्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, वो शर्तें हो तो वो उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। टर्शरी है, आंख बंद करके क्या बनाएगा, SN1 के थ्रू कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जो ये बना, यहां पर एक चांस दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग में बन सकती है, तो कोशिश करूंगी वो दिखाने की। ये बॉन्ड टूटेगा एवरीवन, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे मेरे को ये ऐसा ही क्यों बनाना पड़ा नमन, क्योंकि मेरे को ये वाला पॉइंट एज इट इज यहां दिखाना था, मेरी मजबूरी थी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। एनीवेज, ये बॉन्ड तोड़ा और ये बॉन्ड टूट के किसके पास जाएगा, चेक, ये बॉन्ड टूट के इसके पास, कार्बोकेटाइन को देख के, कार्बोकेटाइन को देख के ये बॉन्ड गया इसके पास, तो इस बॉन्ड को कर दो गायब और इसको बना दो, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जिससे छीना गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, छीना किससे गया, इस वाले से, तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया इस पे। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मेशन सेट कर देते कि 6 कार्बन तो गिनती में ही नहीं आ रहे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का बनाया रिंग, लेकिन प्लेसमेंट भी करेक्ट होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में 2 CH3 थे, मैंने लगा दिया, कहीं भी लगा दो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपकी मर्जी, आप यहाँ लगाओ, लेकिन उसके पड़ोस में 2 CH3 लगा दो, ज्यादा से आपने घुमा के लिख दिया, विल वर्क। अब आप देखिए न्यूक्लियोफाइल किधर आके लगेगा, तो ये 2 CH3 तो एज इट इज यहां रहे, और इसमें कोई शर्त नहीं है अबाव और बिलो, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, प्लेनर, अबाव भी लग सकता है, बिलो भी लग सकता है, तो उसमें खैर वो अगली क्लासेस की बात है, मैं तो आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रही हूं, आगे क्या आना है। OH, दिस इज माई प्रोडक्ट। अबाव और बिलो तो डेक्स्ट्रोली वो अगली क्लास में लिखेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी आप SN1 SN2 का कंपटीशन समझो। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें शिफ्ट नहीं है, बच्चों मैं तो ना करूं, बालको हो जाएगा खुद से, करो क्विकली, होमवर्क में करना, कर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये इस रिएक्शन को लाने के 2 पर्पज हैं। एक पर्पज है जो मैंने लास्ट क्लास में एक रिएक्शन बताया था, हायर एल्काइंस कैसे बनते हैं, राइट, सोडियम एसिटाइलाइड की बार बार प्रैक्टिस देनी, बोर्ड्स में आता है, क्योंकि आंसर प्रोडक्ट SN2 तो मैंने लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था, DMSO देखते ही आप लोग उछल पड़ोगे, SN2 तो मौका देना चाहिए था, बट एनीवेज आई नीड प्रोडक्ट। सुबह करो कोशिश, परीक्षित, अभितेज, आर्यन, पिछले वाला शिफ्ट घर पे बनाना है, इसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, लास्ट क्लास तक अच्छा आ गया है तुम लोगों को शिफ्ट, उसमें मुझे लगता नहीं तुम गलती करोगे, रेदर तुम्हें रोकना पड़ेगा, हर जगह शिफ्ट मत कर दो, इतनी आदत पड़ गई है। हाँ जी आर्यन, आंसर दो इसका, सुबह लाओ, राइट, बहुत बढ़िया, बस मुझे यही चाहिए था, नीचे लग जाएगा, बिलो द प्लेन। तो नीचे को कैसे दिखाते हैं, डैश, मैंने लिटरली नीचे नहीं लगाया, ठीक है, मैंने इस तरह से दिखा दिया, और यहां पर Na और Br निकला, इससे न्यूक्लियोफाइल ये प्रोड्यूस हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल गया इसको अटैक करने, क्योंकि SN2 है तो मेरे को SN2 के तरीके से सोचना चाहिए। यहां न्यूक्लियोफाइल है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये गया इस कार्बन को अटैक करने। एनीवन, इसी कार्बन को क्यों अटैक किया, Br कौन सा टूट के चला गया था, स्टार्टिंग में बताया था, यस क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिए, न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा, पॉजिटिव सेंटर पे, तो क्योंकि जब Br नहीं टूटा तो इस न्यूक्लियोफाइल को कैसे पता मेरे को इसी कार्बन पे जाना है, और भी तो कार्बन थे, वाई आई एम गोइंग टू दिस, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, Br ने खींच रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपना सारा इलेक्ट्रॉन शेयर, तो इसीलिए इस पे अटैक किया, फिर पेंटावेलेंट स्टेट बनी, Br को बाहर निकलना पड़ा, इसने बैकडोर एंट्री ली, इसीलिए इसको मुझे यूं दिखाना पड़ेगा, दिस। ये जब तक नहीं दिखाया तब तक रिएक्शन पूरा नहीं है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से।
SN2 तो ढूंढ ही लोगे DMSO से, वहां तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इस रिएक्शन का पर्पस क्या था, वो ट्रिपल बॉन्ड वाली आदत रहे, मेरे को कन्वर्जन वाले दिन दिक्कत ना हो, ये छुड़वाना ना पड़े कि चलो बाद में करना। चलें आगे। दिस विल किल ऑल द क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं भूले, शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो, शायद। अगर ये भूल गए तो गलती का चांस है। कौन से फैक्टर्स मेरे को ध्यान रखने हैं SN2 की SN2 का पाथ चूज करते हुए। जब मेरे पे आएगा प्रोडक्ट बनाइए, अब मैं ईज तो छोड़ चुकी, खत्म। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पहले क्या सोचना पड़ेगा, SN1 या SN2। अगर SN1 जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, शिफ्ट करोगे, कुछ और प्रोडक्ट आएगा और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा एनाइंशोमर डेक्स्ट्रोलीवो बनेंगे। और अगर SN2 है तो पेंटावेलेंट, कार्बोकेटाइन बनना नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बनेगा। तो अब हम प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट की साइड है, ईज की साइड नहीं है। अगर आपको पता है कहीं पर SN2 हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी देखिए, और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो भी देखिए। तो मेरे को पूरा का पूरा उस तरह से सोचना है। जनरली तो ये ट्रेंड होता है, राइट? यानी SN2 के लिए मेरे को क्या ढूंढना है, अनहिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, जो कि कौन सा है, अक्सर प्राइमरी। तो पहले तो मुझे देखना है भाई प्राइमरी है तो उसमें SN2 लगाओ और उसमें अपना पेंटावेलेंट स्टेट सोच के प्रोडक्ट दे दो। दूसरी चीज यहां से आ गया बिल्कुल अलग, क्योंकि मैंने रेपिटेशन नहीं दिया है यहां पे। अगर प्राइमरी से भी ज्यादा किसी की ईज है, भाई उससे ज्यादा किसकी हो सकती है, मैंने दोनों प्राइमरी दे दिए, तो क्या करोगे, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो जो, अब मैं इसके केसेस लाने वाली हूं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बच्चों, एनीवन? वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है तो उस कार्बन को और ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है, और एक न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ के अटैक किस पे करना है, वो कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इवन प्राइमरी से भी ज्यादा वैल्यू मैं किसको दूंगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो शायद सेकेंडरी को भी आगे पटक दूं। इन तीनों में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, तीनों को नहीं, प्राइमरी को नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। लेट्स चेक, एग्जांपल आ रहे हैं नीचे, और सेकंड और थर्ड पॉइंट ना सिमिलर सा है, पढ़ा के फिर नीचे एग्जांपल्स। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अब तक तो समझ आ ही गया होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना रहा है, उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होगा, पेंटावेलेंट स्टेट बनेगी, धक्का मार के हेलोजन को बाहर कर दिया जाएगा। सेकेंड और थर्ड पॉइंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बहुत कम मिले हैं मेरे को क्वेश्चन, क्योंकि काफी तो डीपीपी में डाल रखे हैं, तो जो अच्छे वाले हैं उसमें डिफिकल्ट वाले वो मैंने उठा लिए कुछ डीपीपी की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसके बाद समझाने का काम खत्म होता है करने का। अगर सारा मैं करा रही हूं तो जनवरी तक याद तो रहेगा नहीं, इसीलिए याद उसी को रहेगा जो खुद से डीपीपी में गलतियां कर रहा है। चेक, फर्स्ट और सेकंड होना था, पता नहीं यहां पे भी क्यों ऐसे लिखा हुआ है मैंने। इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड किसमें ईज ज्यादा होगी, SN2 की। मैं SN1 तो बोल ही नहीं रही क्योंकि प्राइमरी है, नहीं मेरे को SN1 SN2 कुछ नहीं, मैं दोनों नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूं अगर मैं इन दोनों को कराने ले चल पड़ी SN2, किसमें ईज ज्यादा। अगेन वही चीज, इसमें कौन लगा है, देखिए आप लोग पहले ही कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे जब मैं SN2 मांग रही हूं, मैं क्वेश्चन में ही कह रही हूं SN2 की ईज, तो कोई SN1 से उल्टा भी कर सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे। बट आई वांट, जब तक SN2 चल रहा है एक बार SN2 सोच लो, किसी जगह फंसे तो SN2 आना चाहिए। SN1 से तो तुरंत आप सोच लोगे ये तो FME बन रहा है, SN1 में इसकी ज्यादा तो SN2 में इसकी कम, ऑब्वियसली। तो मेरे को वो चाहिए मजबूरी के लिए, जहां कुछ ना निकाल पा रहे हो तब आप SN1 से आंसर ढूंढो, बट अभी चोर रास्ता नहीं। अभी मेरे को सिंपल ढूंढना है कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ये पाई बॉन्ड इधर ही जाना है, कहीं और तो जाना ही नहीं है, राइट? तय है ये बात। यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन का पड़ोसी भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन इससे।
जब ये खींचेगा तो ये वाला सेंटर मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। Cl टूटा नहीं है, अभी मैं SN2 की बात कर रही हूँ। Cl टूटा नहीं है, लेकिन यहां पर एक कार्बन है जिसका चांस पूरा है, वो पॉजिटिव है, वो और खींचेगा, इसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना डालेगा। ये अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस पे SN2 की ईज ज्यादा होगी। आई एम डिस्कसिंग हेयर SN2। आप उल्टा SN1 से भी ला सकते थे, यू विल एंड अप करेक्ट। जो पसंद आए आज के बाद वो करिए। मैं इसलिए करा देती हूँ कि फिर आ जाते हैं मैम SN1 से क्यों करें, SN2 से बताओ ना, क्योंकि असर्शन रीजन आ गया तो मैंने क्या बोलना है, असर्शन आ गया ये। और ये एक क्वेश्चन मैं लाई हुई 2025 का, जो पिछले साल जेई में आया इसी टॉपिक से, कि अगर आ गया दिस विल गो मोर इन SN2, पहले तो असर्शन यस, उसका रीजन क्योंकि SN1 में नहीं जाता, ये रीजन वहां तो नहीं मिलेगा। ये SN2 में इसलिए जा रहा है क्योंकि SN1 में नहीं जाता, ये तो हमारा बैकडोर एंट्री है कि हम चुपचाप आंसर निकाल रहे हैं। वहां रीजन में बाई चांस ये नहीं मिलेगा, बेटा ये SN1 में नहीं जा रहा तो SN2 में ही जाएगा। हाँ, वहां के रीजन के लिए क्या है, वो भी एक क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लाई हूँ, क्या पूछा गया लास्ट ईयर। तो अगले इतने पढ़े लिखे हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसको और तुम तंग करने के लिए जो शॉर्टकट से उन्हें ब्लॉक किए जा रहे हैं। सो क्लियर हो गया ये। अगला बताओ, चलो अगला क्या है। अच्छा यहां लिखा है मैंने, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैंने ईज यहां लिखी। मुझे बताए, फर्स्ट और सेकंड तो सॉर्ट हो ही गया, थर्ड को सबसे पीछे क्यों लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है। इसमें आप अगर देखो, ये जो पूरा ग्रुप है, दिस कार्बन इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रेंड उठा के देखें ना, तो डबल बॉन्ड सबसे पीछे आता है, C डबल बॉन्ड C, और ऑक्सीजन उससे आगे आता है। यहां पर मैंने बता दिया ईज इसकी ज्यादा क्यों, तो बड़ा ऑब्वियस ले लिया इसकी कम, लेकिन जैसे ही तीसरा केस आया मेरे को इसकी भी सोचनी पड़ेगी। और इसकी क्या सोचूंगी, यहां क्या लग रहा है, ऑक्सीजन से इंडक्टिव इफेक्ट, यहां क्या लग रहा है पड़ोस में, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों के इंडक्टिव हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के ट्रेंड में ऑक्सीजन काफी आगे आता है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से तो ज्यादा ही है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस। जब ये खींच ही कम रहा है तो इस पे क्या ही चार्ज दे रहा होगा, पॉजिटिव। वीकेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये मेरे पास सबसे वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना, इसलिए इसमें SN2 की इच्छा सबसे कम हुई। एक न्यूक्लियोफाइल आके इसको अटैक करे, उसको ढूंढना ही मुश्किल हो गया पॉजिटिव कार्बन कौन सा है, बहुत स्लो अटैक गया। क्यों ये क्वेश्चन लिया, चलो ये तो हमारा यूजुअल पैटर्न है क्वेश्चन लेने का, ये एंड में आता ही है। अब इस साल मैंने क्या स्लाइड ऐड करी है कि 2025 में जो क्वेश्चन आया वो दिखा दे, बच्चों को लगे कहीं ऐसे ही तो नहीं पढ़ाई जा रही है इतना डीप, खुद को आता है, खुद की MSc, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं अक्सर, ये खुद की PhD हमें ही कराई जा रही है, इनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है तो इनको लगता है सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़ाई जाओ। मतलब हमने भी ऐसे ही कहा हुआ है, किया हुआ है, तो वी एक्सपेक्ट कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमें पसंद है सब्जेक्ट, नहीं। ये 2025 का जेई का क्वेश्चन एग्जैक्ट उठा के ला रही, ऊपर वाला केस आप बड़ी इजीली कर लेंगे, आई एम नॉट गिविंग यू दैट केस, बड़ा ऑब्वियस है। ये आज जो सारा SN2 पढ़ाया, राइट, इस साल की एडिशनल स्लाइड, ये फोर्थ तो नहीं, ये फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है, फोर्थ तक तो लास्ट ईयर भी मिल गया मुझे, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि जो आया 25 जेई में मैं वो पूछ लूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रही हूं। प्राइमरी हिंडर्ड और अनहिंडर्ड सेकेंडरी दे दिया मेरे को, और उसमें ईज पूछी है, किसकी ईज पूछी है, SN2, एंड ऐसे नहीं, असर्शन रीजन। एक केस दे दिया प्राइमरी और एक केस दे दिया सेकेंडरी, प्राइमरी वाला हिंडर्ड। अभी हिंडर्ड प्राइमरी क्या होता है, याद भी थोड़ी देर और मत बात करो। इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी बोलोगे, लेकिन पड़ोस में क्या है, हिंड्रेंस है इतनी तगड़ी। एक केस ये दिया और असर्शन रीजन में, और दूसरा मेरे को दे दिया सिंपल, बहुत सिंपल सेकेंडरी, कोई नहीं रिंग शिंग लेकर आए,
पता नहीं क्या क्या दे दें हमने। और उनका एसर्शन था दिस विल गो with SN2, right, with less ease, whereas this will go with high ease. This assertion was true. जबकि आपको ये पता है ये प्राइमरी है, आप इसको मोर ईज करते, इसको लेस ईज करते। ट्रू दिया, फॉल्स दिया, लेट इट भी, कुछ भी दिया, मैं क्या बोल रही हूं भूल जाइए। एसर्शन चाहे ट्रू हो फॉल्स हो, आप क्वेश्चन समझो। तो एसर्शन तक तो हम पहुंच गए, लेकिन जो ये SN1 के रास्ते से चल रहा था SN2 ढूंढना, वो रीजन में फंसेगा। रीजन में नहीं लिखा हुआ बेटा इसमें SN1 नहीं होता इसलिए इसका SN2 हो रहा है। रीजन में प्रॉपर वो बात लिखी थी कि इसके केस में ओवर क्राउडिंग होने की वजह से, हिंड्रेंस होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक ब्लॉक हुआ, इसीलिए ये SN2 की ईज नहीं दिखा पाया प्राइमरी होते हुए, और ये सेकेंडरी होते हुए भी SN2 की ईज दिखा पाया। दिस वॉज द क्वेश्चन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आंख मूंद के आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये बार बार शुरू से हम लिखवाते आ रहे हैं, बस हर साल एक एक एक, एक स्लाइड बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगले बदल देते हैं हर साल क्वेश्चन का तरीका, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट शुरू से वही चल रहा है। डन एवरीवन, हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको DPP में मिलेंगे, हर साल देते हैं, बट इतने क्वेश्चन देते हैं आपको याद नहीं रहता। तो क्लास अटेंड करने से थोड़ा सा ही फायदा हो जाता है। करिए, देखो आप में से कोई दे सकता है रीजन? अरे मैं तो फ्लो में बह गई, यहाँ तो 4:12 हो गए। उफ, चलो एनीवेज, आपको समझ आना चाहिए, टाइम की भी बात नहीं। कोई जुगाड़ ला सकते इफ दिस इज द करेक्ट आंसर? पूरा दो ना, मेरे को नहीं समझ आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कहाँ सोच रहे हो? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, तो जोड़ो ना पूरा। कहां बताया? मेरे को तो क्लिक ही नहीं कर रहा। मैंने तो हिंट लिखी हुई है, हिंट से आगे जोड़ो। अभी ममता मैम को पढ़ा रही थी, फटाफट बता दिया उनको, अरे इससे होगा। हाँ हाँ मैम, चल पड़े दोनों, और उसके बाद मैं क्लास भूल गई। परफेक्ट। हाँ जी, मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आया होगा। आपका पॉइंट सही पहुंच गए। क्यों शगुन, लॉजिक, ईशाना, बहुत क्लियर हिंट दिख रही है। SP3 SP2 बहुत ही क्लियर, पर मुझे नहीं दिख रही। हाँ फिर आगे, ये तो इसने भी बोल दिया। बाकी क्लास को सुनवाना है। देखो ऑनेस्टली मुझे आता है, लेकिन मेरे को नहीं क्लिक कर रहा। प्लीज, एक बड़ा प्यारा सा शब्द है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों नहीं ला रहे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो आगे आप कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि sp3 इज मोर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक ठाक डिफरेंस। sp2 इज लेस पॉजिटिव, राइट, मोर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। काहे का डिफरेंस? सो जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं है, तो टूटेगा कैसे? कोई और हिंट इसके अलावा? और बढ़िया, एकदम से याद आ गई मेरे को, जो क्लिक नहीं कर रहा था। दिस इज व्हाट क्लास डज टू मी, क्लिक्ड। कुछ और? हिंट इधर नहीं बना रही डॉट, इधर बना रही हूं। हिंट, Cl बॉन्ड अल्टीमेटली टूटना है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है। विनाइल हैलाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता? तुम सोच रहे हो SN1 SN2 होगा, होता ही नहीं है इस पे SN1 SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यूं करो अपने आप को, जो इतनी देर लगाई है, कि अगर मैंने यहां पर एराइल दे दिया होता है, शुक्र करो मेरे को याद आ गया, मैं तो टाइम बोरो करती, वरना मुझे याद आ गया तब मैं तुम्हें ताना मार सकती हूं। तुम तो इस पे भी सोचने बैठ जाओगे, SN1 SN2 बनता है भाई, तुम्हें परेशान किया गया है। तुम तो इस पे भी सोचोगे SN1 की ईज और SN2 की ईज, इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तुम SN1 पूछ लो, SN2 पूछ लो, ये पीछे ही आएगा। क्लियर? वही किया हमने विनाइल में।
ये वो हिस्से हैं जो डाउट सेशन में लेके आते हो, और आज ममता ने पहले ही कह दिया कि ये यही लेके आते हैं हर साल, इन्हें क्लास में कराओ। क्लियर? आप समझ आ गया कि हम विनाइल पर, और ये एनसीईआरटी बोल रही है विनाइल एराइल, ऑब्वियसली हमने लास्ट क्लास इसी पे इन्वेस्ट की है कि जहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया वहां नहीं होगा। तो अगर एसर्शन रीजन में ये आया तो इसका सही रीजन sp3 sp2 होना चाहिए, वो सेकेंडरी रीजन है। लास्ट क्लास में यही 3 रीजन पढ़े थे हमने एराइल के। पहला क्या था? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा क्या था? sp3 sp2 वाला, और जो भी बॉन्ड पोलैरिटी वगैरह। पहला रीजन तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोगे, अगर वो नहीं है तो बहुत सोचना पड़ेगा एसर्शन रीजन अटेम्प्ट करूं या ना करूं। रीजन इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लिख लो कॉपी में। थोड़ी देर लगी मुझे, बट आ गया और निकल गया था दिमाग से, पता नहीं क्यों। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिसीव हुआ।